हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां मैं आपको बताती हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप लोगों को जैसे कि पता ही होगा, आप लोगों को डीएलएड में या बीएड में एक सब्जेक्ट होता है, वो होता है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या फिर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। तो उससे रिलेटेड मैं आज एक टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ और वो टॉपिक है स्टोरी राइटिंग का। तो ये जो टॉपिक है स्टोरी राइटिंग, ये ऑलमोस्ट आप अगर यूपी डीएलएड में हो या एमपी डीएलएड में हो या कोई से भी डीएलएड में हो, आपको ये टॉपिक पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में या प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में ज़रूर मिलता है। तो आज मैं उससे रिलेटेड आपको समझाने जा रही हूँ कि स्टोरी राइटिंग कैसे करते हैं और बच्चों को स्टोरी टीचिंग कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो ऐसे राइटिंग होता है वो भी बताऊंगी कि ऐसे राइटिंग में क्या क्या होना चाहिए, ऐसे राइटिंग कैसे करना चाहिए, उसके क्या स्टेप्स होना चाहिए, उसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टोरी राइटिंग की। तो आप लोगों को पता है हम लोग टीचर्स बनने जा रहे हैं, तो हम लोगों को जो स्टोरी होता है वो मेन पार्ट होता है। इससे बच्चे अट्रैक्ट होते हैं और बच्चों को स्टोरीज बहुत पसंद होती हैं। तो आपको अगर कोई भी चैप्टर समझाना है या कोई लेसन समझाना है, तो आप लोगों को जो स्टोरीज़ होती हैं उसके थ्रू अगर आप समझाते हैं बच्चों को, तो लोगों को बहुत इंटरेस्ट आता है समझने में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि स्टोरी हम कैसे टीच करें या हमें स्टोरी कैसे टीच करना चाहिए बच्चों को। और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके डीएलएड में। तो ये जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू कर। जैसे हम सबको पता है, जो बच्चे होते हैं उन लोगों को स्टोरीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद होती हैं। उन्हें स्टोरी सुनना, स्टोरी पढ़ना या स्टोरी कहना, स्टोरी सुनाना उनको बड़ा ही पसंद होता है और स्टोरी लिखना भी उन्हें बहुत पसंद होता है। तो उनको हम कैसे पढ़ाएं स्टोरीज़, किसी चीज़ के बारे में कैसे बताएं, तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं, आपको ये माइंड में रखना है। तो फर्स्ट है आपका थिंक ऑफ एन अप्रोप्रिएट थीम। जब आप बच्चों को कोई भी स्टोरी बता रहे हैं या स्टोरी समझा रहे हैं, तो अपने मन में सबसे पहले रखिए आप किस थीम पे बताएंगे। मतलब आपके जो माइंड है उसके में आप पहले ही सेट कर लिए कि आपको इस थीम पे स्टोरी बतानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप लोगों को बच्चों को समझाना है कि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए या हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, तो आपने ये मन में थीम सोच लिया। अब आप उससे रिलेटेड कोई स्टोरी बनाइए। तो जो थीम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब तक आपके मन में थीम क्लियर नहीं होगा तो आप स्टोरी नहीं बना सकते। तो सबसे पहले एक सही थीम आप चूज़ करिए। फिर मेक देम इंटरेस्टिंग बाय वे ऑफ ह्यूमर एंड सटायर। फिर आप उस थीम को जब आप सोच लें, उसके बाद आप ये सोचिए कि आप उस चीज़ को इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं। अगर आप सिंपल बच्चों को ऐसी कहानी की तरह सुनाएंगे तो उनको कभी समझ में नहीं आएगा, वो बोर हो जाएंगे। तो आप बीच बीच में उसमें कोई जोक हो या फिर उसमें कोई ह्यूमर मतलब कोई ऐसी चीज़ें हो बच्चों को हंसी आए, बच्चे एंजॉय कर सकें, अपनी लाइफ से रिलेट कर सकें, थोड़ा हंसी मजाक हो उसमें, तो बच्चे ज़्यादा ईजिली तरीके से फिर वो चीज़ समझ जाते हैं। तो कोशिश करिए कि आपका जो स्टोरी हो उसमें ह्यूमर हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट डायलॉग्स में भी यूज इन देम। आपकी स्टोरी में जैसे अगर उसमें 2 लोग बात कर रहे हैं, 3 लोग हैं या 4 कैरेक्टर है, जितने भी कैरेक्टर है उसमें, तो उसमें डायलॉग्स होने चाहिए, ठीक है। अगर वो डायलॉग होते हैं तो आप कोई, जैसे मान लिए 2, उसमें आपकी स्टोरी में 2 लड़के हैं, ठीक है, वो कुछ बात कर रहे हैं, तो आप 2 बच्चों को अपनी क्लास में से खड़ा कीजिए और उनको बोलिए तुम ये बनो, तुम ये वाला लड़का बनो, और आपस में उनको वो डायलॉग दीजिए जो आपकी स्टोरी में लिखे हैं। इससे वो और इन्जॉय करेंगे और चीज़ को अच्छे से समझेंगे। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है आउटलाइंस। आउटलाइंस हेल्प अस अ लॉट इन कंपोजिंग अ स्टोरी। मीन्स जो आपकी स्टोरी है उसमें कुछ कुछ आउटलाइंस होना चाहिए। आप 5-6 वर्ड्स हैं वो बच्चों को दीजिए कि आप लोग इससे स्टोरी बनाइए, ठीक है। अगर आप उनको 5-6 कुछ वर्ड देंगे तो उससे वो स्टोरी क्या बनाती है देखिए, उससे आसानी हो जाती है स्टोरी बनाने में। मान लिया अगर आपने बच्चों को 5 वर्ड्स दिए, जैसे आपने उनको दिया पेड़, पक्षी, पानी, नदी, ऐसे 5-6 वर्ड्स आप कुछ भी दे सकते हैं। आप उनसे बोलिए इसी से रिलेटेड आप लोग स्टोरी बनाइए। तो उससे क्या होता है, वो इंटरेस्ट के साथ फिर स्टोरी कंपोज करते हैं, यानी स्टोरी बनाते हैं उनको जब वो आउटलाइन मिल जाती है।
नेक्स्ट चीज़ है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, पिक्चर्स। तो आपकी अगर स्टोरी है उसमें जो पिक्चर्स होनी चाहिए उसका यूज़ होना चाहिए, जो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो अगर आप कोई स्टोरी सुना रहे हैं उसमें आप कोशिश करिए कि पिक्चर्स हों बहुत सारी, जिसको पिक्चर देख के अगर आप कोई सीन बता रहे हैं तो उस सीन से रिलेटेड कोई पिक्चर हो उसमें, ताकि बच्चे इंटरेस्ट उनमें अंदर पैदा हो और वो स्टोरी की तरफ अट्रैक्ट हों। फिर ऑडियो एड्स में बी हेल्पफुल। हो सके तो अगर आप कोई स्टोरी सुना रहे हैं तो उसके आप ऑडियो एड्स मीन्स अगर कोई उसकी क्लिप हो, ऑडियो क्लिप्स हो या कुछ भी ऐसी चीज़ हो तो आप उनको सुनाइए, जिससे उनको और अच्छे से समझ में आए और हेल्पफुल रहे। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताई है, ये कहानी सबने सुनी है, देखी है और पढ़ी भी है, थर्स्टी क्रो यानी प्यासा कौवा। तो ये मैंने एग्जाम्पल बताया बच्चों को, जब आप ऐसी कहानी सुनाए तो यहाँ पर ऐसी पिक्चर्स होने चाहिए बहुत सारी, जो बच्चे अट्रैक्ट हों उसमें और इंटरेस्ट लें कहानी में। तो ये सारी चीज़ें आपकी एक स्टोरी में होना चाहिए, जिससे बच्चे इंटरेस्ट लें और पढ़ें और आपके लिए भी जो काम है वो इजी हो जाए। तो इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डीएलएड में, जैसे कि आप बच्चों को स्टोरी कैसे पढ़ाएं, ये स्टोरी कैसे टीच करना चाहिए, ये स्टोरी राइटिंग का क्या मेथड है। तो आप अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी वो आंसर्स लिखने में। अब नेक्स्ट है ऐसे राइटिंग। ये जो ऐसे राइटिंग ये भी एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप डीएलएड में या बीएड में हैं या आप किसी भी स्टेट के डीएलएड में हैं या आप किसी भी स्टेट के बीएड में हैं तो ये आपको ज़रूर आता है। ये आपको पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश में ज़रूर पूछा जाता है कि ऐसे राइटिंग का क्या मेथड है, ये कितने टाइप के ऐसे होते हैं। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कितने टाइप के ऐसे होते हैं, हमें ऐसे कैसे लिखना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ऐसे लिखते टाइम। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, जो ऐसे हैं आपके वो डिवाइड होते हैं 5 काइंड्स में। यहाँ तो नरेटिव ऐसे क्या होता है, इट डील्स विद हिस्ट्री, बायोग्राफी और एनी करंट इवेंट सच एज हिस्टोरिकल इवेंट, अ जर्नी, अ हाउस ऑन फायर। जो आपके नरेटिव टाइप ऐसे होते हैं वो बेसिकली आपके जैसे कोई हिस्ट्री है या किसी की बायोग्राफी है या कोई भी इवेंट चल रहा है उससे रिलेटेड होते हैं, जो डिटेल में बताए जाते हैं, उसको हम कहते हैं नरेटिव ऐसे। या आप लोगों की कोई जर्नी है, आप एक जगह से दूसरी जगह गए हो या किसी हाउस में आग लग गई है तो उसको हम कहते हैं नरेटिव ऐसे। मीन्स हम किसी चीज़ की जो भी कोई भी हमारी सिचुएशन है या कोई भी इवेंट है, हम उसके बारे में अपने शब्दों में बता रहे हैं, उसको हम कहते हैं नरेटिव ऐसे। फिर है डिस्क्रिप्टिव ऐसे, इट डिस्क्राइब्स सम कंट्री, place or object of interest such as a library, a fort, any historical building, a ship, etc. अब डिस्क्रिप्टिव ऐसे में होता है आप किसी कंट्री के बारे में बता रहे हो, किसी प्लेस के बारे में बता रहे हो पर्टिकुलरली, या आप किसी लाइब्रेरी के बारे में बता रहे हो। मान लिया अगर आप किसी कंट्री के बारे में बता रहे हो तो आप उस कंट्री के बारे में बता रहे हो, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ क्या क्या मिलता है, वहाँ की स्पेशलिटी क्या है, तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे। यानी किसी एक ऑब्जेक्ट पे जब आप पूरी उसके बारे में चीज़ें लिखते हो तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे। फिर आता है रिफ्लेक्टिव ऐसे, इट डिस्क्राइब्स द थॉट ऑफ द राइटर ऑन अ पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट, इट रिवील्स द ऑथर माइंड एंड टेस्ट सच एज good manners, punctuality, honesty, political, moral and social problems etc. तो आप मैंने जो अभी आपको बताया रिफ्लेक्टिव ऐसे, इसका मतलब होता है आप किसी चीज़ पर, किसी ऑब्जेक्ट पर या आपकी सोसाइटी में कोई चीज़ है, आप उसके ऊपर अपने थॉट्स बता रहे हो कि इसमें आपके क्या थॉट्स हैं, अच्छे थॉट्स हैं, बुरे थॉट्स हैं, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा argumentative essay. In an argumentative essay, various points of discussion are dealt with arguments in a proper logical sequence such as India needs a Gandhi. जो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे होते हैं वो आपके एक तरीके से जो डिस्कशंस होती हैं उस टाइप के ऐसेज होते हैं, लेकिन लॉजिक के साथ होते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ दिया, इंडिया नीड्स अ गांधी, भारत है उसको गांधी की क्यों ज़रूरत थी। तो ये एक मैंने आपको एग्जांपल पे बताया है, अभी आर्ग्यूमेंटेटिव है, मतलब ये एक पॉइंट है, इस पे आप आर्ग्यू कर रहे हैं, आप डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों ज़रूरत थी,
जब किसी टॉपिक को लेके, किसी चीज़ को लेके या किसी पर्सन को लेके जब हम डिस्कशन करते हैं लॉजिक के साथ, मीन्स ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इनके आने से क्या हुआ है, क्या लॉस हुए, क्या प्रॉफिट हुए हैं, तो उसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। फिर आता है इमेजिनेटिव ऐसे। एन इमेजिनेटिव ऐसे डील्स विद एन इमेजिनरी एडवेंचर द राइटर इमेजिन हिमसेल्फ टू बी इन अ पोजिशन ऑफ which he has no actual experience and explains his own feeling as he might think of it। अब जो इमेजिनेटिव ऐसे उसमें क्या होता है, जो भी राइटर है मीन्स जो भी लिख रहा है, जब वो ऐसे लिखता है तो वो अपने आप को उस पोजीशन में मान लेता है जिस पोजीशन में वो एक्चुअल में नहीं है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो मान लेता है कि मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हूँ या मैं अपने कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, तो मैं कैसे बिहेव करूँगा, मैं क्या करूँगा, या मैं अपने हिसाब से क्या चीज़ फॉलो करूँगा, क्या न्यू चीज़ें लाऊँगा, तो उसको हम कहते हैं इमेजिनेटिव ऐसे। मीन्स किसी चीज़ के बारे में इमेजिन करना और उसको लिखना, उसको हम कहते हैं इमेजिनेटिव ऐसे। अब मैं आपको बताऊँगी कि ऐसे का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ, अ बिगनिंग, अ बॉडी एंड अ कंक्लूजन। जो आपका ऐसे होता है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। बिगनिंग जिसको हम इंट्रोडक्शन भी कहते हैं, फिर है बॉडी जिसमें आप सब चीज़ें बताते हो, फिर है कंक्लूजन मीन्स फिर लास्ट में आप बताते हो इसका कंक्लूजन क्या है, आपकी इसका पर्सपेक्टिव क्या है, अच्छा है बुरा है, कुल मिला के जो भी आपने बात करी है पूरे ऐसे में उसका जो निचोड़ होता है वो होता है कंक्लूजन में। तो बेसिकली ऐसे 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि एक अच्छा ऐसे लिखने के क्या क्या हिंट है, मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो आप देखिए यहाँ फर्स्ट पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है एन ऐसे मस्ट पजेस यूनिटी एंड कोहेरेंस, यानी एक ऐसे में एकता और संबद्धता होना चाहिए। इट कैन बी डन बाय गुड प्लानिंग बिफोर हैंड, और ये तभी हो सकता है जब आप लिखने से पहले उसकी पूरी प्लानिंग कर लो कि आपको क्या क्या उसमें बताना है। तो आप ऐसे लिखने से पहले आउटलाइन तैयार कर ली कि आपको बिगनिंग में ये बताना है, आपकी इंट्रोडक्शन ये होगा, आपकी बॉडी ये होगी और कंक्लूजन में आपको ये बताना है। तो उससे आपका जो ऐसे होता है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है आपको पहले से सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि आपको ऐसे कैसे लिखना है। फिर एवरी ऐसे हैज़ अ बिगनिंग एंड अ बॉडी एंड कंक्लूजन। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था सारे ऐसे में बिगनिंग होती है मतलब इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी होती है और फिर कंक्लूजन होती है, मतलब ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो इट शुड बी अ स्ट्राइकिंग वन टू इम्प्रेस अपॉन द रीडर, ओनली 1 पैराग्राफ शुड बी गिवन टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक। जो आपका इंट्रोडक्शन होता है यानी जो बिगिनिंग होती है ऐसे का, उसको आप सिर्फ 1 पैराग्राफ में बता सकते हैं। उसमें आपको सिर्फ ये बताना है जो आप ऐसे आपने लिखा हुआ जो वो किस चीज़ पे बेसिक है, उसका बस आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है। और ऐसा इंट्रोडक्शन देना है कि जो पढ़ रहा है ऐसे उसको आइडिया हो जाए, हाँ इस चीज़ के बारे में बात होने वाली है, तो वो इंटरेस्ट लेता है। फिर थर्ड पॉइंट है इंट्रोडक्शन शुड बी फॉलोड बाय द बॉडी ऑफ द ऐसे विच कंटेन्स द मेन पॉइंट ऑफ द सब्जेक्ट और टॉपिक। It must always be based on the point referred to an outline plan. 2 to 3 paragraphs should be devoted for this part. फिर इंट्रोडक्शन के बाद आता है आपका बॉडी। ऐसे की जो बॉडी होती है इंट्रोडक्शन के बाद, उसमें आपको मेन पॉइंट्स बताना है, जो भी आपने इंट्रोडक्शन दिया है उससे रिलेटेड आपको मेन पॉइंट्स बताना है। तो जो आपके ऐसे का जो बॉडी वाला पार्ट होता है उसमें आप लोगों को जो आपने आउटलाइन दी थी इंट्रोडक्शन में उससे रिलेटेड बात करनी है डिटेल में, और उसके लिए आप लोगों को 2 to 3 पैराग्राफ बस लिखने हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, 2 से 3 पैराग्राफ ही होने चाहिए। ऐसे इतने भी बड़े नहीं लिखना है कि 4-4 6-6 पेज में आ रहे कि वो नॉवल बन जाए। ऐसे हमें सिर्फ उसकी भी एक सीमा होती है कि हमें कितना लिखना है। तो मैं आपको यहाँ बताती हूँ, जब ऐसे की बॉडी लिखें तो 2 से 3 पैराग्राफ बहुत होते हैं ऐसे समझाने के लिए और उस टॉपिक के बारे में क्लियर करने के लिए। फिर फोर्थ पॉइंट है द लास्ट पार्ट ऑफ द ऐसे इज कंक्लूजन और द एंड। इट प्रोवाइड अ ब्रीफ सब्सटेंस ऑफ द टॉपिक। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ रिजल्ट, अ लेसन और अ मॉरल। तो जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है कंक्लूजन।
तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, तो जो कंक्लूजन होता है उसमें आप पूरा निचोड़ बता सकते हो ऐसे का, कि आपने जो भी ऐसे में जो भी आपने बॉडी में बताया है तो उसका आप छोटा सा समरी वहाँ दे सकते हो कि कुल मिला के ये बात आपने करी है। या आप उसमें बता सकते हो कि हमने जो ऐसे लिखा है तो उससे हमें ये लेसन मिलता है, ये मोरल मिलता है, ये शिक्षा मिलती है, तो आप कंक्लूजन में वो भी बता सकते हो। और इसके लिए आपका 1 पैराग्राफ ही बहुत होता है लिखने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया जो आपका इंट्रोडक्शन होता है और जो आपका कंक्लूजन होता है उसके लिए आपको सिर्फ 1 पैराग्राफ लिखना है। और जो आपको बॉडी वाला जो पार्ट होता है उसमें आपको 2 से 3 पैराग्राफ ही लिखने हैं। फिर 5 पॉइंट देखिए, द लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस शुड बी सिंपल, रेलिवेंट एंड इम्प्रेसिव इन द ऐसे। और एक चीज़ बहुत ही ये जो इम्पॉर्टेंट है वो है, जो आप ऐसे लिख रहे हैं उसकी जो लैंग्वेज होना चाहिए, उसकी जो सेंटेंस होने चाहिए बहुत सिंपल होना चाहिए, हाई फाई इंग्लिश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे ही तरीके के लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका जो ऐसे है, और अगर आप बच्चों को समझा रहे हैं ऐसे, तो उनकी लैंग्वेज में सिंपल से भी सिंपल आप कर दिए ताकि वो ईज़िली उसको याद भी कर सकें और समझ सकें। फिर वर्ड शुड बी यूज इन प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट, और जो भी आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में आप यूज़ कीजिए। जो सूटेबल वर्ड्स हैं वही यूज़ कीजिए, जो सिंपल हैं वही यूज़ कीजिए, ताकि जो रीडर है यानी जो ऐसे पढ़ रहा है तो वो कंफ्यूज ना हो, वो ईज़िली वो ऐसे पढ़ पाए और समझ पाए। तो ये मैंने आपको आज के टॉपिक बताया, आपको ऐसे का बताया और आपको स्टोरी राइटिंग का बताया। अगर आपको दोनों अच्छे से समझ में आए हों और आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और हेल्पफुल लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब